30th अप्रैल 2023 सीरियन टेरिटरी आफरीन में टर्की ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया, जिसमें टर्की ने आईएसआईएस चीफ अबू हुसैन अल कुराशी को मार गिराया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव ठाकुर और टर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी MIT काफी टाइम से कुराशी को ट्रैक कर रही थी, लेकिन फाइनली 30 अप्रैल 2023 की रात को उन्हें यह खबर आई कि अल कुराशी सीरिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन आफरीन के एक अबैंडन्ड फार्म में छुपा हुआ बैठा था। और यह खबर मिलने के बस एक ही घंटे के अंदर एक दूसरी खबर आती है कि टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ISIS चीफ को मार डाला है। सो फास्ट। अल कुराशी ने 2013 में ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ISIS को ज्वाइन किया था और हाल ही में 2022 में वो उसका लीडर भी बन गया था। मरने से पहले उसके ऊपर 100 से ज्यादा सीरियन, इराकी और टर्किश सिटीजन्स के मर्डर के चार्जेस थे। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये था कि आज भले ही टर्की ISIS के चीफ को मारकर ओपनली अपनी खुशी जता रहा है, लेकिन असल में टर्की ही ISIS के मिडिल ईस्ट में स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए जिम्मेदार भी है। दिस इज अ बिग आयरनी ओवर हियर। और इसीलिए तो ISIS के टेररिस्ट खुद सीरिया से लगे टर्किश बॉर्डर को गेटवे ऑफ जिहाद बुलाते हैं। वेस्टर्न मीडिया के अकॉर्डिंग भी टर्की वो एक्सपर्ट मिडवाइफ है जिसने सीरिया में ISIS को जन्म दिया और उसके सर्वाइवल, ग्रोथ, लॉजिस्टिक्स हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 2014 में कि ISIS के कमांडर ने वॉशिंगटन पोस्ट में इंटरव्यू देते हुए ये ओपनली कहा था कि ISIS के फॉरेन फाइटर्स, सप्लाईज, आर्म्स और इक्विपमेंट्स सब कुछ टर्की बॉर्डर के थ्रू ही स्मगल होते हैं, जिसके जवाब में टर्की ने तो वॉशिंगटन पोस्ट के इस इंटरव्यू को वेस्टर्न प्रोपोगेंडा कहकर जुटला दिया। बट फिर इसके बाद डेली मेल ने ISIS और टर्की के कोऑपरेशन की एक रिपोर्ट पब्लिश करके पूरी दुनिया के सामने सच्चाई रख दी। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ 2013 में ही 30,000 से ज्यादा फॉरेन फाइटर्स टर्किश बॉर्डर पेट्रोल को बस $10 की नॉमिनल फीस पे करके सीरिया और इराक जाने के लिए टर्किश बॉर्डर को क्रॉस किया करते थे। अब ये कुछ भी नहीं है। टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसी MIT के एजेंट्स तो आर्म्स से भरे ट्रक्स खुद बॉर्डर पर ISIS कैंप्स तक लेकर जाते थे और ये कोऑपरेशन केवल बॉर्डर पर ही नहीं था बल्कि इन हाउस भी चल रहा था। साल 2014 में CNN टर्क ने कई वीडियोस पब्लिश करके टर्की बेस्ड ISIS ट्रेनिंग कैंप्स एक्सपोज किए थे और CNN रिपोर्ट का सीधा दावा था कि ये कैंप्स टर्किश सिटीज में जैसे कि डुस्के और आदापजारी में चल रहे थे। एंड दिस प्रूव्स इट ऑल कि टर्की की पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री और इंटेलिजेंस सभी अपने कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए ISIS को सपोर्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। अब यहां पर सवाल यह आता है कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कोई देश आखिर ऐसा वास्ता क्यों ही रखना चाहेगा? ISIS टर्की रिलेशनशिप का एक मेजर कारण था म्यूचुअल बेनिफिट्स। एक तरफ ISIS को टर्की मिलिट्री और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट दे रही थी, वहीं पर दूसरी ओर टर्की ISIS से लगभग आधे दामों पर ऑयल खरीद रहा था। साल 2014 की यह बात है जब अंकारा टर्की में गैसोलीन प्राइसेस अपने हाईएस्ट लेवल पर थे, यानी कि 2.5 लीरास पर लीटर। उस वक्त ISIS ने 1.2 लीरास पर लीटर के हाफ प्राइस पर ऑयल बेचकर उनको क्राइसिस से बाहर निकाला था। इनफैक्ट इस ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हैसल फ्री बनाने के लिए ISIS और टर्की ने मिलकर सीरिया से टर्की पर पाइपलाइन भी बिछा कर रखी थी, लेकिन फिर बढ़ते इंटरनेशनल प्रेशर के कारण उनको 2 से 3 सालों में ही ये पाइपलाइंस को डिस्ट्रॉय करना पड़ गया। ये टर्की ISIS दोस्ती इतनी गहरी है कि इस खास रिलेशनशिप के लिए अर्दोगान अपने ऑफिशियल्स को भी कुर्बान करने के लिए तैयार था। साल 2014 में जब ISIS ने 49 टर्किश डिप्लोमैट्स को किडनैप कर लिया था, तब भी प्रेसिडेंट अर्दोगान ने ISIS को लेकर उन पर कोई खास एक्शन नहीं लिया। इस सॉफ्ट स्टैंस का असल मकसद था सीरियन प्रेसिडेंट बसार अल असाद, जिसे अर्दोगान ISIS के मदद से हटाना चाहता था। सो टू कंक्लूड, हाँ, एक सुनहरा वक्त था जब टर्की और ISIS के बीच काफी करीबी रिश्ते थे, लेकिन साल 2015 में ये दोस्ती दुश्मनी में बदलने लग गई। सो हुआ ये कि जुलाई 2015 में टर्किश टाउन सुरुख में ISIS ने सुइसाइड बॉम्बिंग्स की, जिसमें 32 टर्क्स मारे गए। इस ब्लास्ट से टर्की मानो नींद से उड़ गया और उसने पहली बार ISIS को खतरे के रूप में देखना शुरू किया। इसी के बाद टर्किश पार्लियामेंट ने तो ISIS के खिलाफ वॉर तक अप्रूव कर दिया था। इसके लिए उन्होंने अमेरिका को अपना एयरफोर्स बेस यूज करने की परमिशन भी दे दी। लेकिन आयरनी तो देखो, यूएस भी यहां पर बिल्कुल कम नहीं है।
आईएसआईएस के खिलाफ 2015 में बॉम्बिंग्स करने वाला देश खुद उसे पैदा करने वाला देश भी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे 1979 में तालिबान और अल कायदा को उसने पैदा किया। देखा जाए तो 1979 में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर अटैक किया था तो सोवियत आर्मी से लड़ने के लिए फाइटर्स की जरूरत पड़ने वाली थी। तब CIA ने दुनिया भर के मुस्लिम से अफगानिस्तान के होली वॉर में शामिल होने की अपील की और इन लड़ने आए फाइटर्स को मुजाहिदीन बुलाया गया। इससे USSR जैसी बड़ी मिलिट्री तो हार गई, बट वक्त के साथ साथ इन्हीं मुजाहिदीन ने जब उन्होंने फाइंड आउट किया कि यार US ने तो हमें बस यूज किया, इन्होंने मिलकर अल कायदा टेरर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मुलेट किया। वही अल कायदा जिसने 9/11 से लेकर दुनिया भर में हजारों निर्दोष लोगों को मार डाला। और जहां पर अफगान इन्वेजन के लिए US रशिया को हमेशा कोसता रहता है, कुछ वैसा ही इन्वेजन उसने खुद 2003 में इराक पर भी किया था। बस यहां पर फर्क यह था कि इराक इन्वेजन डिक्टेटरशिप को हटाकर डेमोक्रेसी लाने के लिए किया गया, एटलीस्ट US और वेस्टर्न मीडिया की स्टोरी के हिसाब से। साल 2003 में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज W. बुश ने उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के मना करने के बावजूद भी इराक पर अटैक किया था। इससे US मिलिट्री ने इराकी डिक्टेटर सद्दाम हुसैन को पावर से तो हटा दिया, लेकिन इससे एक ऐसा पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इराक में लगभग 55% शिया मुस्लिम्स है और सुन्नीज यहाँ पर माइनॉरिटी तो है, लेकिन कहीं ज्यादा पावरफुल भी है। 20 years ago, US forces with the UK and other allies invaded Iraq in order. The US invaded in March of 2003. The tyrant has fallen and Iraq is free. Weapons of mass destruction. US इन्वेजन से यह फर्क पड़ा कि पहले इराकी आर्मी में मोस्टली सुन्नी मुस्लिम्स थे, लेकिन इन्वेजन के बाद उन्होंने सुन्नी माइनॉरिटी को नए पावर स्ट्रक्चर में कोई जगह ही नहीं दी और रेगुलर इराकी आर्मी को आउट ऑफ पावर भी कर दिया। रातों रात अनएम्प्लॉयड और इनसिक्योर हुए इस सुन्नी पॉपुलेशन ने फिर वायलेंस का रास्ता चुना और कई इंसर्जेंट ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए। उन्हीं इंसर्जेंट ग्रुप्स में से सबसे प्रोमिनेंट था AQI, अल कायदा ऑफ इराक। AQI अल कायदा और एक इराकी टेररिस्ट अबू मुसब जरकावी के ग्रुप का एक जॉइंट फ्रंट था। जरकावी जॉर्डन से आया एक स्ट्रीट फाइटर था जो 2003 के बाद से इस संगठन का लीडर बन गया, लेकिन 2006 में जरकावी US एयर स्ट्राइक में मारा गया और उसके बाद AQI का कमांडर बना रिलीजियस प्रीचर अबू बकर अल बगदादी, जिसने ग्रुप का नाम बदलकर ISI यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक रख दिया। बगदादी ने ISI को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाया क्योंकि ISI ने इराकी प्रिजन्स पर अटैक करके क्रिमिनल्स को रिलीज करना शुरू कर दिया, पर एक कंडीशन पर कि वो जेल से फ्री होकर ISI ज्वाइन कर लेंगे। और ऐसा करके धीरे धीरे ISI इतनी पावरफुल हो गई और सीरिया के नॉर्दर्न हिस्से पर अपना कब्जा जमा दिया, मगर US चुपचाप ये सब देखता रहा और 2011 में इराक को उसके हाल पर छोड़ते हुए निकल गया। उसने वहां पर उत्पन्न हुए पावर वैक्यूम और उससे हो रहे और होने वाले कोलैटरल डैमेजेस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। US के इराक एग्जिट ने ISI को और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया। उसी साल 2011 में कुछ और भी इवेंट्स हुए जिन्होंने मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अरब स्प्रिंग, इससे इंस्पायर होकर सीरियंस ने अपने प्रेसिडेंट बसार अल असाद को पावर से हटाने के लिए प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। इस सीरियन कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होने के लिए इराक से ISI मिलिटेंट्स का ग्रुप सीरिया आया और ऐसे फिर ISI बन गया ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, और सीरिया बन गया एक अनस्टेबल नेशन। लेकिन सीरियन सिविल वॉर में ISIS के साथ कई और फॉरेन प्लेयर्स भी शामिल थे, जिनमें से हर एक ग्रुप का अपना एक एजेंडा था। जैसे कि रशिया और ईरान कोएलिशन असाद गवर्नमेंट को बचाने के लिए काम कर रहा था और दूसरी ओर टर्की सीरियन रिबेल्स को सपोर्ट कर रहा था। और सरप्राइजिंगली एक थर्ड कोएलिशन US और कर्ड्स का भी था जो ISIS के अगेंस्ट ऑपरेशंस चला रहे थे। सीरिया और इराक में लगातार पावरफुल हो रहे ISIS में एक मेजर शिफ्ट 2014 में देखा जब बगदादी ने इराक में खुद को खिलाफा डिक्लेयर कर दिया। ISIS ने इस प्रोपोगंडा को द रिटर्न ऑफ खिलाफा का नाम दिया और वो ऐसे मानते हैं कि खिलाफा एक ऐसा रिलीजियस लीडर होगा जो इस्लामिक वर्ल्ड को नॉन बिलीवर्स के अगेंस्ट लीड करेगा। और यही वो मेजर टर्निंग पॉइंट था जहां से ISIS और टर्की की दुश्मनी शुरू हो गई। क्योंकि आपको पता ना हो तो बता दूं, अर्दोगान भी खिलाफा बनना चाहता है, बट ISIS अपने इरादों पर पक्का था और इसीलिए उसने अपने बढ़ते इन्फ्लुएंस को मैनेज करने के लिए एशिया से लेकर अफ्रीका तक उसके
डोमिनेटिंग एरियाज को टोटल 6 रीजन्स में डिवाइड कर दिया। पहला सहेल विलाया, उसमें माली, नाइजर और बुर्किना फासो। दूसरा वेस्ट अफ्रीका विलाया, उसमें नाइजीरिया, चैड और कैमरून। फिर सेंट्रल अफ्रीका विलाया, उसमें कॉन्गो। हिंद विलाया, जिसमें इंडिया और पीओके। खुरासान विलाया, जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डरिंग एरियाज। और सिनाई विलाया, जिसमें इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला लाई करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल के साथ आईएसआईएस ने सेल्फ सस्टेनेबल फाइनेंशियल मॉडल भी बनाया। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के अंडर सेक्रेटरी डेविड कोहेन का तो यहां तक मानना है कि आईएसआईएस अभी तक का सबसे बेस्ट फंडेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उसने अपने पीक टाइम में ऑयल सेल, रैंसम्स, एक्सटॉर्शन नेटवर्क्स एटसेट्रा से $1 मिलियन पर डे तक की अर्निंग की है। लेकिन इस ब्रूटल और इनविंसिबल आईएसआईएस का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ एक जर्नलिस्ट की वजह से। अगस्त 2014 में अमेरिकन जर्नलिस्ट जेम्स फॉले के ऑन कैमरा बीहेडिंग इमेजेस के बाद अमेरिका और दूसरे वर्ल्ड पावर्स आईएसआईएस के खतरे को सीरियस मानने लगे। उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करते उन्होंने सीरिया और इराक में हेवी एयर स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिया। और ये इतना हेवी एयर स्ट्राइक था कि बस 15 दिनों के अंदर 84 से भी ज्यादा आईएसआईएस बेसिस पर एयर स्ट्राइक कर दिया गया। और इन्हीं स्ट्राइक्स और दूसरे ग्राउंड फोर्सेस ने आईएसआईएस को ग्रेजुअली कमजोर कर दिया। लेकिन आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई में एक मेजर टर्निंग पॉइंट बना 2019 का यूएस एयर स्ट्राइक, जिसमें बगदादी मारा गया। यहीं से आईएसआईएस लगातार और भी ज्यादा कमजोर होते गया। और आज ये कंडीशन हो गई है कि इसी साल के अप्रैल मंथ में ही ऑर्गेनाइजेशन के 3 टॉप लीडर्स मारे जा चुके हैं। और अब केवल गवर्नमेंट ही नहीं, तालिबान और अल कायदा जैसे दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी आईएसआईएस पर अटैक कर रहे हैं। तालिबान के साथ आईएसआईएस की लड़ाई काफी टाइम से चल रही है। अफगानिस्तान के अंदर 2015 में आईएसआईएस की एंट्री हुई और यहां भी उन्होंने अपने ग्रुप का नाम आईएसआईएस के रखा। के फॉर खुरासान। खुरासान अफगानिस्तान, ईरान और सराउंडिंग एरियाज के हिस्टोरिक नाम है। ये बात तालिबान को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि तालिबान अपने लोकल रीजन्स का कंट्रोल किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता था। मगर वहीं आईएसआईएस अपने आइडियोलॉजी को ग्लोबली आउटसोर्स करने का प्लान बना चुका था। यहां तक कि अफगानिस्तान में आईएसआईएस के इम्पैक्ट को कम करने के लिए यूएस और दूसरे कंट्रीज ने भी तालिबान को सपोर्ट करना शुरू किया। यूएस मरीन कॉर्प्स के जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने तो ये कहा कि हम चाहते हैं कि तालिबान जब तक पॉसिबल है हमें आईएसआईएस से प्रोटेक्टेड रखे। तालिबान के अलावा आईसिस का अल कायदा से भी फ्रिक्शन है। इसकी शुरुआत 2013 में ही हुई थी, जब बगदादी ने दावा किया कि उसके आउटफिट ने अल कायदा के इराकी ब्रांच को आईसिस में सबमर्ज कर दिया है। उसके बाद से दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ते ही गए। आज आईएसआईएस की बात करें तो मिडिल ईस्ट में यूएस, टर्की और दूसरे देशों के अटैक से बुरी तरह से वीक हो चुकी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो पूरी तरीके से खत्म हो रहे हैं। 2022 में वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट ने यह दावा किया कि आईएसआईएस अब मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया से शिफ्ट होकर अफ्रीका में खुद के पैर फैला रहा है। अकेले 2022 में ही माली, नाइजर और बुर्किना फासो जैसे अफ्रीकन देशों में 5000 से भी ज्यादा लोग आईएसआईएस अटैक्स में मारे गए। साउथ अफ्रीका बेस्ड एनालिस्ट मार्टिन ईवी ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अफ्रीकन कंडीशन को बताते हुए यह कहा कि आईएसआईएस आज कॉन्टिनेंट के 20 से भी अधिक देशों में एक्टिव है। और यह बिल्कुल हो सकता है कि द फ्यूचर ऑफ कैलिफेट अफ्रीका से ही देखने को मिलेगा। बट फ्रेंड्स, यू शुड ऑल्सो नो कि कैलिफ बनने की रेस बस ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में ही नहीं चल रही है, बल्कि 2 बड़े बड़े देशों में भी एग्रेसिवली चल रही है, जिन देशों के कंपटीशन के बारे में मैंने इस वीडियो में कवर किया है पूरा डिटेल में। आपको क्या लगता है कौन सा देश बनेगा न्यू कैलिफेट? चेकआउट करना इस वीडियो को टू फाइंड आउट। और आपका क्या ख्याल है आईएसआईएस और टर्की के इस लव हेट वाले रिलेशनशिप का? कमेंट्स में बताना। वीडियो देख के कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गौरव ठाकुर चैनल को फॉलो कर लो और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट गौरव जी ठाकुर को भी फॉलो करना मत भूलना टू स्टे अपडेटेड। सी यू नेक्स्ट टाइम। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।